Dear student friend follower, we are going to learn about PPSC English course. As you know that if you want to learn about PPSC English, you need to have the historical aspect and background of the literature, historical, philosophical, psychological aspect related to ages, and you need to learn expounded information. You need to have detailed information about history of English literature, how this history was formed, and what is the psychological, philosophical and historical background of the literature, so that you can answer easily. So let me give you a model. मैं आपको एक मॉडल दूंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे. लेट्स सी. यहाँ पे मैं आपके सामने एक मॉडल पेपर सॉल्व करता हूँ. ये 2017 में ये क्वेश्चन जो है ये मॉडल पेपर आया हुआ है. यानी कब आया? 2017 में आया हुआ है. ये देखिए. अब ये 100 मार्क्स का है. इसी तरह का आपको पेपर आएगा. 2 आवर आपके पास होंगे. ठीक है. अब ये देखें, मैं चीज़ों को देखता जाऊंगा और मुझे इन चीज़ों का पता इसलिए चल रहा है बिकॉज आई हैव स्टडी डिटेल बैकग्राउंड ऑफ द लिटरेचर. आई हैव स्टडी हिस्टोरिकल, epistemological, psychological, ideological, philosophical, psychological, even idea related to that ages. इन एजेस से रिलेटेड जो आइडियाज़ हैं, जो फिलासफी है, जो साइकोलॉजी है, जो हिस्ट्री है, मुझे पता है, मैंने उनको टीच किया है, तो मैं इनका आंसर इजीली कर सकता हूँ. अगर आप इस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ों से मैं आपको लेकर चलूंगा. जस्ट एक मॉडल दे रहा हूँ, उसके बाद आपको एंग्लो सैक्सन एज पढ़ाऊंगा. सो व्हाट पर्पस डज मिल्टन स्टेट while writing Paradise Lost. अब पैराडाइज लॉस्ट को हमने पढ़ा था, उसने क्या स्टेट करना चाहता था पता है? जब हमने एमए इंग्लिश को पढ़ा था वो क्या कर, टू शो द गॉड डिफीटेड द रेबिलियस एंजल. क्या वो ये बताना चाह रहा था कि रेबिलियस एंजल जो है वो कैसे डिफीट हुए थे? हमने उस बुक के अंदर पढ़ा, उसका थीम जब वो डिक्लेयर करता है वो कहता है जस्टिफाइज द वे, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन. गॉड ऑलमाइटी कितना मेहरबान है इंसानों की तरफ, ये वो बताना चाह रहा था. ठीक है. तो उसका मेन मकसद क्या था? ये था, हमने उसके अंदर पढ़ा था. तो इसका राइट आंसर जो है, करेक्ट आंसर जो है वो ये बनेगा. जब आप वहां पे सॉल्व करने लगेंगे तो आपने अगर बुक पढ़ी होंगी, चाहे वो एमए इंग्लिश से रिलेटेड है, आपको खासी हेल्प दे सकती है. जिस बच्चे ने लाइन टू लाइन टेक्स्ट नहीं पढ़ा वो भी वहां पे कंफ्यूज हो जाएगा. ये भी चीजें हमने सीखनी है. उसके बाद टू प्रूव द सुपीरियरिटी ऑफ द प्रोटेस्टेंटिज्म ओवर कैथोलिसिज्म. क्या वो प्रोटेस्टेंटिज्म, चूंकि वो किससे ताल्लुक रखता था? वो प्योरिटन था. मिल्टन क्या था? मिल्टन का सेक्ट क्या था? वो प्योरिटन था. उसका सेक्ट प्योरिटन था. क्रिश्चियनिटी के 2 सेक्ट हैं, एक है कैथोलिसिज्म और एक प्रोटेस्टेंटिज्म. क्या वो प्रोटेस्टेंटिज्म की सुपीरियरिटी बताना चाह रहा था? क्या था उसका मकसद? तो हमने इसके अंदर जाना, हमने इसके अंदर जो इसके अंदर लर्न किया पैराडाइज लॉस के अंदर, ही वांट्स टू जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन. जस्टिफाई द वेज टू गॉड टू मैन, ये उसके अंदर थीम डिक्लेयर किया हुआ है. तो आप उस पर किस पे क्लिक करेंगे? अगर ऐसा आ जाए तो इसको क्लिक करेंगे. टू शो हाउ एडम्स एंड ईव मेड द वे आउट ऑफ. देखिए ना कैसे कंफ्यूज करने के लिए ये चीज़ें बताई हैं. आपने इन चीज़ों को तब ही लर्न कर सकते हैं अगर आप दूसरा देखें. मैं जस्ट आपको एक मॉडल दे रहा हूँ. ये 2 आवर में हमने करना है. ये 100 मार्क्स का है. इंशाल्लाह हमने इससे तकरीबन 90 मार्क्स की कोशिश करनी है कि 90 कोशिश करेंगे, टारगेट रखेंगे 100 बाई 100. अगर ये नहीं आता तो एटलीस्ट हम 90 मार्क्स तो इसके अंदर लें. व्हाट इज एलिजाबेथ, वेयर इज एलिजाबेथ व्हेन डार्सी फर्स्ट प्रपोजल टू हर. अब ये जो क्वेश्चन है इस बुक के ऊपर भी इसका आंसर नहीं दिया गया. ठीक है. इस बुक के ऊपर भी इसका आंसर नहीं दिया गया. इसका राइट आंसर है शार्लट्स होम इन द कैंट. आपने अगर प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ा हो कि वो कौन सी जगह है जहां पे डार्सी जो है फर्स्ट टाइम प्रपोज करता है किसको? एलिजाबेथ को. पहले तो वो कहता है ना, यू आर नॉट हैंडसम एनफ टू अट्रैक्ट मी लाइक पर्सन. आप एक मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती हो, आपके अंदर इतनी अट्रैक्शन नहीं है कि मेरे जैसे डार्सी, एक अरिस्टोक्रेटिक बंदे को आप अट्रैक्ट कर लो. यू आर नॉट हैंडसम एनफ टू अट्रैक्ट लाइक मी डार्सी. मेरे जैसे डार्सी अरिस्टोक्रेटिक अपर क्लास के बंदे को एक मिडिल क्लास की औरत जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर सकती. क्या, कहाँ पे उसने उसको प्रपोज किया था? इनफैक्ट जब वो जाती है शार्लट होम के घर होती है. शार्लट का जो हस्बैंड है उसका नाम है कॉलन, मिस्टर कॉलन.
ठीक है। अब मिस्टर कॉलन जो है, गौर से बात सुनिएगा, मिस्टर कॉलन जो है क्लर्जीमैन है और ये क्या है, ये मिस्टर और मिसेस बेनेट का इनका कोई कज़न है, ठीक है। अब ये चाहता है कि इसको ऑफ़र हुई है कि अगर तुम शादी कर लो तो तुम्हें कोई क्लर्जी की सीट मिल जाएगी, ठीक है। वो लेडी कैथराइन जो है वो उसे देती है, ऑफ़र देती है, जो उसकी डार्सी की आंट होती है, ठीक है। उसने उसे ऑफ़र किया कि अगर तुम शादी कर लो तो अब ये शादी जल्दी से शादी की तलाश में है और इसका कोई अट्रैक्शन, कोई फीलिंग, कोई पैशन, कोई लव ऐसी चीज़ नहीं है। इसका जो पेयर होता है वो भी आइडलाइज्ड पेयर नहीं वो मानती जेन ऑस्टन। अब मिस्टर कॉलन को शादी की ज़रूरत है, ये एलिजाबेथ को प्रपोज करता है, वो रिजेक्ट कर देती है। जेन जो होती है वो बिंगले के साथ पहले ही सेटलिंग होती है, उसने सेटल किया अपने आप को। अब मिस्टर कॉलन के पास एक ही ऑप्शन है, जो इनकी फ्रेंड होती है शार्लट। शार्लट जो है उसे, उसकी एज निकली जा रही है, उसे शादी की ज़रूरत है, तो मिस्टर कॉलन जो है वो शादी कर लेता है किससे, शार्लट से। शार्लट को एक घर की ज़रूरत है, मिस्टर कॉलन को एक जॉब की ज़रूरत है और ये नीड बेस इनका पेयर बनता है। इनके घर जो है पहली दफ़ा प्रपोज करता है, नाम है डार्सी। डार्सी किसको प्रपोज करता है, याद रखिएगा, एलिजाबेथ को। ये दोनों जो है इसके प्रोटैगनिस्ट होते हैं, ये हीरो हीरोइन इसके नावल के, ठीक है। दूसरा हो गया। अब ये चीज़ें मुझे कहाँ से पता चल रही है, चूंकि मैंने इसको डिटेल पढ़ाया हुआ है, मुझे इसकी पूरी स्टोरी पता है, मुझे इसका फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो इससे रिलेटेड है वो मुझे पता है। अगर आप ये सारी चीज़ें सीख लेंगे तो आपको भी ये पेपर आसान हो जाएगा करना। लैंग्वेज इज़ द मोस्ट एक्यूरेटली डिफाइंड एज अ सिस्टम दैट अलाउ द कम्युनिकेशन विद अदर्स। लिंग्विस्टिक मेरा सब्जेक्ट है और लिंग्विस्टिक को मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ। अब जो लैंग्वेज होती है वो कम्युनिकेशन होती है साइन और सिंबल की, सिंबल और साइन का कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सिंबल्स। अब देखिए मैं यहाँ पे रेड जो है, एक रेड जो मार्क है, ये किसको करता है, रिप्रेजेंट। ये रिप्रेजेंट करता है कि हमने रुक जाना है, कम्युनिकेशन होगी इससे। यहाँ पे मैं ग्रीन बना देता हूँ, तो ग्रीन किसका सिंबल है कि हमने चल पड़ना है जब हम सिग्नल को समझते हैं। तो सिग्नल और सिंबल का ये क्या है, ये एक कहता है कि ये कलेक्शन है, एक्यूरेटली डिफाइंड सिस्टम है दैट अलाउ कम्युनिकेशन विद अदर। हम किसके, सिंबल और इन साइन के ज़रिए समझते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक राइटर है, उसका नाम है, ये लिंग्विस्ट था, फर्डिनेंड डी सॉशर। फर्डिनेंड डी सॉशर कहता है कि एक होता है सिग्निफाइड, ठीक है, एक होता है सिग्निफाइड, एक होता है सिग्निफाइड। ये साथ साथ पॉइंट नोट करते जाएं, ठीक है। एक होता है सिग्निफायर और एक होता है सिग्निफायर और एक होता है सिग्निफाइड। अब मिसाल के तौर पर मैं यहां पे लिखता हूं गॉड, वो कहता है कि एक ये है सिग्निफाइड। एक इमेज अगर किसी के सामने रखी जाती है तो उसके सिग्निफायर बहुत सारे बनते हैं, यानी एक इमेज के बहुत ज़्यादा सिग्निफाइड बनते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं सिग्निफाइड मीनिंग उसके बहुत ज़्यादा निकलते हैं, सिग्निफाइड होते हैं जो सिग्निफायर से निकलते हैं। मिसाल के तौर पर मैं किसी के सामने लिख देता हूँ गॉड, या कोई रेड शो करता हूँ, मैंने उसे, चलो मैं क्रॉस शो करता हूँ। अब क्रॉस जो है एक क्रिश्चियन के नज़दीक कोई मीनिंग है, एक मुस्लिम के नज़दीक कोई मीनिंग है, एक ज्यूज़ के नज़दीक कोई मीनिंग है, एक हिंदू के नज़दीक इसकी क्या वैल्यू है। हर किसी के अंदर इसका सिग्निफाइड मीनिंग जो है अलग आ जाएगा। मिसाल की तरफ गॉड ही कहता हूँ। अब गॉड जो है मैं ऐसे करता हूँ, मैंने सिग्निफायर लिखा एक गॉड, तो इसने एक मैं गॉड को समझता हूँ कि वो वन है, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं, ठीक। अब क्रिश्चियन के नज़दीक 3 बन जाएंगे, एक हिंदू के नज़दीक बहुत सारे गॉड बन जाएंगे, एक ज्यू के नज़दीक और गॉड का कंसेप्ट हो जाएगा। हर इंसान के नज़दीक जिसका वो रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग उसका बिलीफ से सिग्निफाइड मीनिंग बनेगा। यानी एक इमेज जो इंसान किसी के कोई वर्ड, कोई साउंड, कोई इमेज, कोई लफ्ज़, कोई वर्ड अगर किसी के सामने शो किया जाए उसे कहते हैं सिग्निफायर। अब उस सिग्निफायर के जो सिग्निफाइड मीनिंग निकलते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 अकॉर्डिंग टू द पर्सन वो डिफरेंट हो सकते हैं। अब ये सिग्निफायर और सिग्निफाइड का जो कॉम्बिनेशन है, जो सिंबल्स होती हैं, यही कहता है कि क्या है, अलाउ द कम्युनिकेशन। ये अलाउ करता है कम्युनिकेशन के लिए।
इसको आपने मज़ीद मैं आपको समझाता रहूँगा ये चीज़ें। समवन विद द वोकेबलरी ऑफ द 200 वर्ड्स कैन कॉम्बाइन द वर्ड इन डिफरेंट वे टू से, क्या इसको कहते हैं, इन थाउजेंड्स ऑफ द डिफरेंट द एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज रेफर टू। इनफाइनाइट का मतलब होता है लामहदूद, बहुत ज़्यादा। अब एक मैं आपको लफ्ज़ दे देता हूँ, उससे आप 1 2 3 मिसाल के तौर एक लाइन देता हूँ, तो उससे आप क्या लिखते हैं, आप 100 पेज या 150 पेज का बच्चे जो है थीसिस लिख देते हैं एक लाइन का। एक लाइन दी जाती है उसे, और ये वो कहता है कि इंसान को जो वोकैबुलरी है वो अलाउ करती है कि 200 वर्ड कैन स्टिल कंबाइन द वर्ड इन अ डिफरेंट वे टू से 1000 डिफरेंट थिंग। द एस्पेक्ट ऑफ दिस लैंग्वेज इज रेफर टू एज इनफाइनाइट जनरेटिविटी। जनरेटिविटी होता है पैदा करना, कि आपको 200 अगर वोकैबुलरी है तो उससे आप इनफाइनाइट जनरेटिविटी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसका ये है एग्जैक्ट। ये तो था, मैं आपको एक सिस्टम समझा रहा हूँ कि आपने इस तरह उसको सॉल्व करना है। आगे वो कहता है एट व्हाट डू स्लीपलेस लवर अवेक इन द रेप ऑफ द लॉक। अगर आपने रेप ऑफ द लॉक पढ़ी है, आपने रेप ऑफ द लॉक के अंदर देखा होगा, ये देखें, रेप ऑफ द लॉक के अंदर अगर आपने देखा हो कि वो बताता है अलेक्जेंडर पो कि स्लीपलेस लवर जो है वो कितनी देर तक जागते रहते हैं। स्लीपलेस लवर जो है यानी सुबह कितने बजे उठते हैं, यानी सारी रात तो वो जागे हैं, तो सुबह कितने बजे उठेंगे। आप सुबह वो उठेंगे, सुबह वो कितने बजे उठते हैं, वो उठते हैं नून, दोपहर। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर ये है। आगे जी, इन डीकन्स टेल ऑफ द टू सिटी promises the Lucy Maynards that he would necessarily die if necessary die for her। कौन सा लवर है जो लूसी मैनर्ड को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, बताएं। हमने वहां पढ़ा था एक सिडनी कार्टन था, सिडनी कार्टन था, ठीक है, और एक डार्ने था, दोनों की शक्ल मिलती थी ना। अब सिडनी कार्टन जो है एक लवर है और साथ शराब पीता है, लेकिन इसका हूबहू इसका हम शक्ल है, ये अपनी शक्ल इससे मिलती है। तो ये अपनी लूसी जो इसकी लवर होती है उसके लिए जान देता है, और ये खुद को वहाँ पे सेक्रीफाई कर देता है। और उसकी सेक्रीफाई जो है वो इसलिए खुशी खुशी सेक्रीफाई करता है कि मेरी वजह से किसी की जान बच जाएगी, मेरी वजह से मेरी लव खुश हो जाएगी, मैंने एक ही नेक काम किया है। तो सिडनी कार्टन इसका एग्जैक्ट आंसर है। ये मुझे कैसे पता चल रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे इसलिए पता चल रही हैं डियर स्टूडेंट कि मैंने इन चीज़ों को डिटेल पढ़ा हुआ है। तो आप इन चीज़ों को, कोई बच्चा, अगर कोई टीचर ये कहता है, अगर या कोई स्टूडेंट ये बिलीव रखता है कि मैं जस्ट MCQ पढ़ के इन चीज़ों को समझ जाऊंगा, तो वो उसका रॉन्ग बिलीव है, वो गलत सोचता है, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। वो 100 दफ़ा पेपर दे, वो 100 दफ़ा फेल हो जाएगा, क्योंकि तीर तुक्के का काम नहीं है, ये नॉलेज का काम है। आपको इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा ताकि आप 4 ऑप्शन से एग्जैक्ट पे आंसर दे सकें। ये सब झूठ बोलते हैं ये लोग कि हम इसको ऐसे कर लेंगे। हाँ जी, अब कहता है कि व्हाट इज द लेक्सिकल रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीडम एंड लिबर्टी। अब फ्रीडम का मतलब क्या होता है, लिबर्टी होता है। अब इसमें से पॉलिसमी भी नहीं बनता, हिपोनमी भी नहीं बनता, एंटोनमी का मतलब होता है उल्ट किसी चीज़ का, उसका मतजाद, तो सिनोनिमी बनता है। ये सिनोनिमी है, ये उसका क्या है, उसका मानी है। फ्रीडम का मानी होता है ना लिबर्टी। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। ये चीज़ें आपने इन चीज़ों को देख के आंसर करना है। वहाँ पे वाई डजंट एडम गो टू आयरलैंड टू जॉर्ज इलियट एडम बीट। अब एडम जो है वो किसके पीछे जाता है। आपको पहली तो बात यह है कि आपने अगर एडम बीट पढ़ा हुआ है तो जॉर्ज इलियट का, एडम बीट के अंदर आप देखेंगे एक तो वो रियलिज्म पे लिखती है, एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट दिखाती है, करैक्टर के अंदर साइकोलॉजी क्या चल रही है, ये उसका मेन आइडिया होता है। वो जो दिखाती थी जॉर्ज इलियट, मैरी एन इवंस उसका नाम था, इवंस। ही फाइंड्स अ हैटी इन द जेल्स, हैटी हैज़ कम फॉर, और उसके बाद ही सीक्रेटली लव डायना एंड कांट लीव हर। अब वो हैटी के पीछे जाता है। ही फाइंड्स आउट हैटीज इन द जेल, वो इसलिए आयरलैंड जाता है। वेयर डज लवीनिया फॉलो द मदर टू स्पाई ऑन हर। आपको पता है कि उसकी जो लवीनिया की जो मदर होती है उसने एडम ब्रंट के साथ अपने लेजिटिमेट रिलेशन सेटअप कर रखे। आपने अगर पढ़ा हो मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा। अब देखिए हर एक MCQ की एक अंदर स्टोरी है। लवीनिया जो है उसकी मदर है क्रिस्टन,
क्रिस्टन का जो हस्बैंड है वो गया हुआ है 10 साल की वार के अंदर, एजरा मेनॉन, ठीक है, 10 ईयर की वार चल रही है, उसमें गया हुआ है। अब 10 साल के बाद इसने एडम ब्रंट जो है इनके घर एक आता है, वो भी किसी फोर्स में काम करता है, तो वो उसकी शक्ल जो है अजरा से मिलती जुलती है। तो एडम ब्रंट ने क्रिस्टन के साथ इलेजिटिमेट रिलेशन बना लिए। एडम ब्रंट और क्रिस्टन जो है ये दोनों अक्सर मिलते हैं कहाँ पे जाके, ये कभी तो बोस्टन में मिलते हैं, ये इलाका है अमेरिका का, कभी ये मिलते हैं न्यूयॉर्क के अंदर। तो अब इसकी बेटी जो है शक करने लगी है कि ये दोनों जो हैं इलेजिटिमेट रिलेशन, फिजिकल रिलेशन बनाए हुए हैं। कौन कौन? एक तो एडम ब्रंट और दूसरी क्रिस्टन उसकी मदर। अब उसकी मदर के पीछे ताकब करने जाती है ताकि अपने फादर को बता सके कि ये अरुण को बता सके, क्योंकि अब उसने जान ले ली है उसके अपने फादर की, अपने हस्बैंड की, एजरा मेनॉन की। किसके पीछे? एडम ब्रंट के पीछे। अब यहाँ पे इसको ताकब करने जाती है और ये उसे पकड़ती है कहाँ? न्यूयॉर्क, और दोनों जगह पे उसका ताकब करती है। तो हम लिखेंगे बोथ न्यूयॉर्क एंड बोस्टन, दोनों जगह। ठीक है जी, ये चीज़ों को लर्न करना है हमने। अब देखिए एक और नावल है ड्यूरिंग विच, अब सारे ये एमए इंग्लिश से रिलेटेड आए हुए हैं। आपको इसका मतलब है एमए इंग्लिश का सारा सिलेबस जो है हमें गो थ्रू करना पड़ेगा अच्छी तरह से। ड्यूरिंग द विच वार डज द नावल फॉर हुम द बेल टॉल्स टेक प्लेस, कहाँ पे ये टेक प्लेस हुआ था, इसके ऊपर मैंने डिटेल लेक्चर दिया हुआ है। अगर आप सुनना चाहें तो मैं लिंक सेंड कर दूंगा, आपने उसको सुन लेना है। असल में चल रही थी क्या? स्पेनिश सिविल वार चल रही थी, ठीक है, ये चल रही थी स्पेनिश सिविल वार के अंदर। बाय होम द बेल टॉल जो है, फॉर होम द बेल टॉल जो है, ये स्पेनिश सिविल वार को शो करती है। तो इस तरह ये सारे इसके मॉडल हैं, आपने इनको देखना है। अब मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, ये मैंने जस्ट आपको एक मॉडल दिया है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने लर्न करनी है। सो लेट्स सी। अच्छा, रोमन ग्रीक्स का मैंने आपको बताया था कि मैं अब कोशिश करूंगा कि रोमन ग्रीक्स से लेकर चलूं। सो लेट्स सी, ये स्लाइड देखें। द आंसर अपीयर आफ्टर द लास्ट क्वेश्चन, नीचे भी आंसर दिए गए हैं। हु रोड द इलियड एंड द ओडिसी, ओडिसी और इलियड किसने लिखी थी? होमर ने। मैंने इसके ऊपर लेक्चर दिया है, वो आपने सुन लिया होगा। उसके बाद विच ग्रीक पोएट रोड द वर्क्स एंड डे, हीसियड जो है इसने लिखा था इसको, ठीक है। ये चीज़ें पॉइंट जो है नोट करते जाए। ना होमर ने लिखा है, ना होमर ने लिखा है, ना सोक्रेटिस ने लिखा है, ना सोलन ने लिखा है, ठीक है। ये इसको लिखा है हीसियड ने। हु इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट एथेनियन पोएट? सैलोन्स। सैलोन्स जो है, सैलोन जो है ये कंसिडर किया जाता है कि ये सबसे फर्स्ट एथेनियन पोएट है। उसके बाद who believed to have invented iambic verse, iambic, iamb का मतलब क्या होता है? अनस्ट्रेस और स्ट्रेस। मैं एक चीज़ को ऐसे दबाता हूँ, ऐसे, और उसके बाद ऐसे ज़ोर से ताली बजा रहा हूँ ऐसे। अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस का जो कॉम्बिनेशन है इसको कहते हैं आई एम, ठीक है। और पेंटामीटर कब बनेगा? अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया कॉम्बिनेशन, चार हो गया, और फिर अनस्ट्रेस, स्ट्रेस। ये कितना हो गया? 5। इसे कहेंगे 1 2 3 4 5। तो ये होगा आइएम्बिक पेंटा। पेंटा का मतलब होता है 5 मीटर। बताएं, क्लियर हुआ कंसेप्ट? आइएम्बिक पेंटामीटर का मतलब क्या होता है कि जब 5 जो चीज़ें अनस्ट्रेस और स्ट्रेस, जो 5 अगर फीट जो हैं वो मिलते हैं तो वो आइएम्बिक पेंटामीटर बनता है, ठीक है। उसके बाद ट्रोकेक होता है, एनाफेस्ट होता है, डेक्टलिक होता है। इसको सबको मैं अलग से आपको लेक्चर में बताऊंगा। ये इसको किसने किया था डिस्कवर, या इसको इन्वेंट किसने किया था? आर्किलुकस ने इसको डिस्कवर किया था। ना प्लेटो लिखेंगे, ना ओविड लिखेंगे, ना एसोप लिखेंगे, एसप लिखेंगे। ये आप किसने किया है? आर्किलुकस ने। हु इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट ग्रीक लिरिक पोएट? तो ये है ट्रिफेंडर। ट्रिफेंडर जो है ये इसका लिरिक पोएट है। उसके बाद जी, हु इज़ द ग्रेटेस्ट वुमेन पोएट ऑफ द एंशिएंट ग्रीस? ये सेप्फो जो है ये
फीमेल एंशिएंट पोएट है। इस तरह इसको देख लीजिएगा। मैंने शायद आपको ये सेंड किए हुए हैं, नहीं तो मैं आपको सेंड कर दूँगा, इसको देख लीजिए। हु रोड द प्रमीथियस बाउंड, एस्कलस जो है वो इसका राइटर है। आप अगर वो पूछ ले कि एगमेम्नॉन जो है ये किसने लिखा है, एगमेम्नॉन, ठीक है। एगमेम्नॉन जो है ट्रेजेडी ये किसने लिखी है, ये भी एस्कलस ने लिखी हुई है। ये उस वक्त क्या लिखते थे, ट्रायोलॉजी की फॉर्म में ये लिखते थे। और ट्रायोलॉजी का मतलब होता है 3 फॉर्म में एक प्ले लिखते थे। जैसे वो आपने देखा होगा होम कमिंग जो उसने लिखी है, इसको फॉलो, ग्रीक को फॉलो करके जो यूजीन ओनील ने लिखी है ट्रेजेडी, मॉर्निंग बीकम अलेक्टा, उसमें होम कमिंग, हॉन्टेड, ठीक है, और हंटिंग, दूसरा क्या है, हंटिंग है, और तीसरा हॉन्टेड, जो उसे खौफ आता है उधर से। तो ये 3 उसने उसको भी ट्रायोलॉजी की फॉर्म में लिखा। ट्रायोलॉजी का मतलब होता है 3। तो हु रोड द एडिपस रेक्स, सोफोकली। ना अरिस्टोटल ने लिखा है, ना एस्कलस ने लिखा है, ना एंटीगोन ने लिखा है, ये किसने लिखा है, सोफोकली ने। उसके बाद हु इज़ द मीडियाज़ हस्बैंड, मीडिया का जो हस्बैंड है, ये भी एक वर्क है, ट्रेजेडी है। और इसको देखें, ये क्या है, जैसन जो है वो इसका होता है इसका हस्बैंड। नीचे देखें जी, हु डज द अरिस्टोफेन्स रेडिकल्स इन द क्लाउड, सोक्रेटिस। सोक्रेटिस को इसमें रेडिकल, इसका मजाक उड़ाया गया है इसके अंदर। आगे जी, हेरोडोटस इज कंसीडर व्हाट काइंड ऑफ राइटर, हिस्टोरियन राइटर था ये, ठीक है, ही वॉज ए हिस्टोरियन राइटर। दिस वन, हु रोड द हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियंस वार। पेलोपोनेशियन वार जो है इसको किसने लिखा था, ये लिखा था, ये थुसिडिड्स जो है इसने लिखा था। थुसिडिड्स, इसने इसकी हिस्ट्री को लिखा था। इसको देखना है आपने। उसके बाद व्हाट वाज द डेमोस्थीन्स एन ओरेटर, यानी व्हाट वाज, क्या था डेमोस्थीन्स, ये एक ओरेटर था। ओरेटर का मतलब होता है स्पीच करने वाला। हु वाज अ प्यूपल ऑफ प्लेटो, अरिस्टोटल, सबको पता है। इस तरह की ये नहीं, इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है आपको। उसके बाद ये हु इज़ एडिपस डॉटर, एडिपस डॉटर का नाम क्या था, इलेक्ट्रा था, रुथ था, क्लैटेमनेस्ट्रा था, क्या था, एंटीगोन्स, ठीक है, एजमिनी एंड एंटीगोन हमने पढ़ा था एडिपस रेक्स के अंदर। लें जी, ये पॉइंट्स हैं और इनको आपने देखना है। और एक मैं चीज़ आपके साथ और शेयर करने लगा हूँ, साथ साथ पॉइंट्स जो हैं वो लिखती जाएं, देखिएगा। सो लेट्स सी। सबसे पहले इंग्लिश जो है या इंग्लैंड जो है, क्या इसी तरह का था जो आज आपको मिलता है? क्या इंग्लैंड जो जिस हालत में हमको मिलता है, इसकी बुनियादों के अंदर बहुत सारा ब्लड है, ठीक है। और एंशियंट लोग जो थे वो क्या थे, स्लेव कीपिंग थे। ये पॉइंट लिख लें, स्लेव कीपिंग थे, ठीक है। वॉरियर थे, वॉरियर मतलब जंगजू थे। और क्या थे, स्लेव कीपर थे, वॉरियर्स थे। और किसको प्रमोट करते थे, हीरोइज्म। हीरोइज्म मीन के जंगों को, वार को, रॉबर थे। अब हर दौर में लिटरेचर जो होता है वो क्या होता है, प्लंडरर थे वो अक्सर। जो उनमें से क्या थे, प्लंडर, एक आया तो दूसरा जो है उसके ऊपर काबज हो गया। और पावर जो है हमेशा डोमिनेट करती है, जिसकी पावर होती है वो ही अपनी लैंग्वेज इम्पोज कर देता है। माइकल फूको सेड दैट इट इज अल्टीमेटली पावर दैट डिटरमिन्स लैंग्वेज, व्हाट लैंग्वेज शुड बी स्पोकन इन द कंट्री। अगर हमारे कंट्री में उर्दू स्पीकर ज़्यादा हैं तो वो उर्दू स्पीकर इम्पोज कर देंगे। अगर पंजाबी स्पीकर है तो वो पंजाबी स्पीकर जो है खुद ब खुद वहाँ पे इम्पोज हो जाएगा।
तो अब मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देने लगा हूँ। अगर आप इंडिया के अंदर देखें तो सबसे पहले यहाँ पे जो बोली जाती थी वो थी संस्कृत। संस्कृत जो है लैंग्वेज जो है वो बोली जाती थी इंडिया के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर, यानी पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो छाई हुई थी वो यही लैंग्वेज थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही मुस्लिम आए, चूँकि वो पर्शियन साइड से आए थे, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे पर्शियन लैंग्वेज लागू कर दी। अब पर्शियन जो है वो काफ़ी सालों तक ये पर्शियन चलती रही, क्योंकि मुस्लिम रूलर थे तो मुसलमानों ने वो इम्पोज कर दी, और अल्टीमेटली अब ये उर्दू, हिंदी और इस तरह की बहुत सारी जो ज़ुबानें हैं वो संस्कृत और उसके अलावा ये जो पर्शियन है, इन दोनों का मिलाप बन के बनी। जैसे उर्दू हिंदी का कितनी मिलती जुलती है, तो इनके मिलाप से फिर आगे लैंग्वेज वजूद में आती कि उर्दू, हिंदी। तो बेसिकली क्या लैंग्वेज थी, पहले ये थी जो कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में बोली जाती थी, असल लैंग्वेज जो है। और उसके बाद पर्शियन आए तो उन्होंने हमला किया, उन्होंने अपनी लैंग्वेज लागू कर दी। अब इनके ऊपर फिर हमला करते हैं वो कौन थे, इंग्लिश। अब जब इंग्लिश पीपल जो है इनके ऊपर हमला करते हैं और वो इंग्लैंड को अपने कब्ज़े में ले लेते हैं, तो वो यहाँ पे इंग्लिश राइज कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे लोगों के लिए इंग्लिश बोलना क्यों नहीं इतना मुश्किल, क्यों इतना आसान होता है कि हम जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं वो इंग्लिश आसानी से, क्योंकि हमारे ऊपर इन्होंने रूल किया है, तो बहुत सारे वर्ड्स जो हैं हमें वो वैसे ही एक फ़्लो में हम उर्दू के साथ ही उसे रिलेट कर लेते हैं। अक्सर हमारे लोग जो हैं उर्दू के साथ इंग्लिश का वो मिक्सचर बताते हैं। अब इसी तरह जो जो रूल करता जा रहा है, तो वैसे वैसे आप देखें लैंग्वेज जो है वो बदलती जा रही है, वही अपनी लैंग्वेज इम्पोज करता रह जा रहा है। तो एंशिएंट लोग जो थे, सबसे पहले मैं आपको एक टाइमलाइन समझा लूँ, इस टाइमलाइन को समझें। अक्सर लिखा जाता है कि एक बंदा जो है हज़रत ईसा से 500 साल पहले का करैक्टर है, ठीक है। वो अक्सर समझ नहीं आती बच्चों को। अब ये जो पॉइंट है जहाँ मैंने ज़ीरो लिखा है, इसको समझें कि डेथ ऑफ द क्राइस्ट, डेथ ऑफ द क्राइस्ट, DOC का मतलब क्या है, डेथ ऑफ द क्राइस्ट। अब यहाँ पे जब ऐसे चीज़ जाएगी तो हम इसे कहेंगे -1, -2, -3। ये अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता, मैं आपको इसलिए समझाने लगा हूँ। अब यहाँ से 1, 2 और हम किस सेंचुरी में हैं, 21st सेंचुरी में, 2020, ठीक है। हम इसमें अभी आ गए। अब ये देखें, ये सारा हमने तय कर लिया है सफ़र, ये सारी सेंचुरी हमने यहाँ पे, हम इस वक्त इस सेंचुरी में। अगर हमें कोई कहता है कि प्लेटो जो है या अरिस्टोटल या 500 साल पहले पैदा हुए, तो वो 500 साल पहले पैदा हुआ है, ठीक है। लेट सपोज उसकी डेथ हुई है 490 में, ठीक है। अब ये ऐसे आएगा, 500 से पीछे आएगा, तो कितनी उम्र उसने गुजारी है, उसने 90 ईयर उम्र पाई है, ठीक है। वो 500 में पैदा हुआ और साथ ही लिखा होता है 490 में उसकी डेथ होगी, ठीक है। और या इस तरह कोई भी कोई पॉइंट ऐसे लिखा होगा, तो अक्सर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। यानी 500 से फिर वो पीछे को आती है एज, वो चूँकि डेथ ऑफ क्राइस्ट की तरफ आती है, यानी हमेशा इधर से फिर वो इधर को आती है। तो हम ऐसे कह देते हैं ये 500 साल पहले का करैक्टर है, ये 700 साल पहले का करैक्टर है, ये 900 साल पहले का करैक्टर है। हम ऐसी इस तरह बताते रहते हैं। तो अब ये जो जिस दौर में हम उस वक्त जिस लिटरेचर को अभी हम स्टडी करने लगे हैं, वो लिटरेचर क्या था, स्लेव कीपिंग का दौर था, फाइटिंग का दौर था, वॉरियर्स का दौर था। एक जो है वो ट्राइब आया, उसने कब्जा किया, वो उसके सबसे पहले जो इंग्लैंड के अंदर ट्राइब रहता था, उसका नाम लिखें, उसका नाम था, उनका नाम था केल्टिक और गैलिक, GAELIC। इनके नाम लिख लें, हमें जस्ट इनका नॉलेज चाहिए क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं। केल्टिक और गैलिक जो थे सबसे पहले बरतानिया में रहते थे, यानी इसके इनहेबिटेंट बरतानिया के ये थे। बात समझ आ गई? यानी बरतानिया जिसे हम कहते हैं इंग्लैंड आजकल, इसका नाम पहले इंग्लैंड नहीं था। अभी आपको बताता हूँ इंग्लैंड कैसे पड़ा। अब केल्टिक और गैलिक जो थे वो इस इंग्लैंड के मालिक थे, ये इसके ऊपर इनहेबिटेंट थे, लेकिन ये बड़े वीक बंदे थे, ये बड़े वीक और सिविलाइज्ड
फाइटर नहीं थे। कुछ होते ना, कुछ कबीले हमारे जैसे लोग हैं जितने भी देखें इधर KPK के हैं या जितने पठान हैं या अफ़गानिस्तान के लोग देखें, वो कितने फाइटर हैं। तो अब हमारे जैसे लोगों से अगर कोई बंदा लड़े तो शायद चूँकि हम पढ़ाई से रिलेटेड हैं, हम इन चीज़ों से रिलेटेड ही नहीं हैं, उनको पहले ही ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, फाइट करना, लड़ना, एमुनेशन, इस तरह की हमें ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। तो उसमें जो लोग शुरू से जिनकी ट्रेनिंग ये थी, बारबैरिक किस्म के लोग थे या वो फाइटर थे, ब्रूटल किस्म के लोग थे, और उनमें एक विकिंग जो कुछ ट्राइब्स थे और वो इस तरह हमले करते थे क्या कि उनके पास कुल्हाड़े होते और वो लोगों को पकड़ते और उनको काट काट के फेंकते और उनको बड़ा ब्रूटल कहा गया है। अब ये गैलिक और कैल्टिक और गैलिक जो हैं ये बेचारे बड़े महत्व, इनकी लैंग्वेज भी यही थी, ठीक है, कैल्टिक। और आज भी आयरलैंड के कुछ हिस्से में और स्कॉटलैंड के कुछ हिस्से में ये कैल्टिक और गैलिक बोली जाती है। ये ज़बान इंटायरली फिनिश नहीं हुई, आज भी ये यानी इस ट्राइब के लोग मौजूद हैं। जैसे हमारे डिफरेंट ट्राइब्स के लोग आज भी अपनी लैंग्वेज के साथ रहते हैं, तो इसी तरह वो भी कैल्टिक गैलिक अभी भी मौजूद हैं। ये इब्तदाई इनहेबिटेंट हैं किसके, इंग्लैंड के। इनको जाना जाता था, इनका एक और नाम था, इनको कहते हैं ब्रिथोन, जिसको ब्रिटन कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है, ब्रिथोन्स या ब्रिटन्स। ये जो ब्रिटन्स थे, इनका दूसरा कैल्टिक और गैलिक का दूसरा नाम है ब्रिथोन और ब्रिटन। अब कैल्टिक और गैलिक जो है इनके ऊपर हमले शुरू हो गए, ठीक है। रोमन्स जो हैं वो भी हमले कर रहे हैं। सबसे पहले ये मौजूद थे 50 हज़रत ईसा की यानी बिफोर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, मैं वहाँ पे चला जाऊँगा, से 50 साल पहले 50 BC पहले एक हुक्मरान जो है रोमन का, रूम से हमला करता है। रोमन एम्परर है, किंग है, उसका नाम है जूलियस सीजर। जूलियस सीजर जो है वो हज़रत ईसा की डेथ से 50 साल पहले यानी बिफोर 50 ईयर बिफोर क्राइस्ट हमला करता है। किसके ऊपर, इनके ऊपर। और इनको चूंकि ये बेचारे सादा से लोग हैं, बड़ी आसानी से वो इनके ऊपर हमला करता है और इनको अपने कब्जे में ले लेता है। अब वो वहाँ पे बिल्डिंग बनाता है, अपना कल्चर लेकर आता है, ठीक है। वो उसके बाद अपनी लैंग्वेज लेकर आता है, अपने लोग लेकर आता है, अपने गीत लेकर आता है, अपने सॉन्ग लेकर आता है, अपनी सोनट लेकर आता है, अपने नज़में जो वो पढ़ते हैं, अपने वॉरियर्स लेकर आता है। अब वो इनके ऊपर, वो भी एक इन्वेडर ही है ना, इन्वेडर बन के आता है और इनके ऊपर हमला करता है और अल्टीमेटली इन कैल्टिक को जीत लेता है और इसके अंदर बिल्डिंगें बनाता है और उसको बड़ा अपनी एक कॉलोनी बना लेता है। देख लें, ये कॉलोनी का कंसेप्ट जो है इनको भी ये लोगों को विरसे में मिला है, यानी ये खुद ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में फील करते रहे। यानी वो क्या किया, रोमन ने क्या किया, इनको अपनी कॉलोनी बना लिया। रोमन एम्पायर ने इंग्लैंड को क्या बना लिया, अपनी एक कॉलोनी बना लिया, इनके ऊपर कब्जा कर लिया और कैल्टिक और गैलिक को सबड्यू कर लिया और ये जो है इनके ताबे हो गए और यहाँ पे वो अपना कल्चर, लोग, वॉरियर, सॉन्ग, सोनेट और ये जो भी उनकी थी चीज़ें लेकर आए, ठीक है। वो अपनी नज़में पढ़ते, वो अपनी लैंग्वेज लेकर आए, वो अपना कल्चर लेकर आए, अपनी तहजीब लेकर आए, वो सब कुछ इंग्लैंड को दे गए। आज भी इंग्लिश के अंदर बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो लैटिन ग्रीक के मिलते हैं, यानी वो लैटिन ग्रीक जो लैंग्वेज उनकी थी वो इनको दे गए। इतनी बात शुरू होगी कि सबसे पहले जो लोग थे इंग्लैंड के अंदर थे वो कैल्टिक एंड गैलिक, ठीक है। और उसके बाद कौन थे, रोमन आ गए। रोमन जो है वो इनके साथ रच बस गए और ये उनके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया, बड़ी आसानी से उन्होंने सबड्यू कर दिया कैल्टिक और गैलिक। ये लड़ने वाले लोग ही नहीं थे और रोमन जो है 50 BC में आए और इस तरह ये रूल करते रहे, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी, मैं आगे अब चलता हूँ। अब इसके बाद बहुत सारे जो ब्रूटल ट्राइब्स हैं वो, ये रोमन ले लें, ये रोमन एक एम्पायर है। रोमन एम्पायर्स ने किन के ऊपर हमला किया, कैल्टिक और ग्रीक, और वो ब्रिथोन में, जिनको ब्रिथोन भी कहते थे। यहाँ तक बच्चों कोई कंसेप्ट अगर आपको समझ नहीं आया तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ तक। यानी यहाँ भी ये रोमन्स थे, रोमन एम्पायर बहुत बड़ी एम्पायर थी, ठीक है। और उस वक्त जैसे आप देख रहे हैं कि अरिस्टोटल, प्लेटो जब पढ़ाते थे तो उनके पास कितने लोग दूर दूर से पढ़ने आते थे। इसका मतलब है कि वो नॉलेज में भी ज़्यादा थे। अब ये जो हैं बड़े जंगजू लोग थे, ये भी वॉरियर थे और इन्होंने इन्वेडर भी थे। इन्होंने हमला किया ब्रिथोन पे और इन्होंने कैल्टिक और
गैलिक को अपने कब्जे में कर लिया। गैलिक जो लोग हैं वहाँ पे, गैलिक मीन वहाँ पे जो ट्राइब्स हैं, और ये ट्राइब्स लड़ने वाले नहीं थे, जंगजू नहीं थे, होते हैं ना कुछ ट्राइब बड़े शरीफ से होते हैं। अब इन बेचारों को, ये तो इनके साथ रच बस गए और रोमन जो है इनके साथ अब रहने लग गए, इनको कल्चर दे दिया। ये बड़े बैकवर्ड से लोग थे तो रोमन एम्पायर ने इनको कुछ नई नई चीज़ें दे दी और इनके कंट्री को अच्छा बनाया। अब इसके बाद इनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं। अब रोमन एम्पायर और प्लस जो है ब्रिथोन जो हैं, इनके ऊपर एक और ट्राइब जो है वो हमले करने लग गए। उनका नाम लिखे पिक्ट्स। ये पिक्ट्स से PICTS, पिक्ट्स। और एक और थे विकिंग, क्या उनका नाम था, पिक्ट्स और स्कॉटलैंड, और ये स्कॉटलैंड और कुछ आयरलैंड के इलाके से आए थे। ठीक है, ये दो ट्राइब थे। पिक्ट्स नामी उनमें एक ट्राइब था, और ये स्कॉटलैंड और आयरलैंड से आए थे, और ये हमले करने लगे। किसके ऊपर? कैल्टिक्स के ऊपर और प्लस रोमन के ऊपर, दोनों के ऊपर ये हमले, धड़ाधड़ हमले कर रहे हैं ये पिक्ट्स लोग जो। ये स्कॉटलैंड से और आयरलैंड से दो कबीले आए थे, बड़े जंगजू थे। इन दोनों ट्राइब्स ने जब इनके ऊपर हमला शुरू किया, नीचे में असाइनमेंट भी है, उसमें भी मजीद आपको समझ। अब इन ट्राइब्स ने जब इन कैल्टिक्स के ऊपर हमला शुरू किया तो ये कैल्टिक और रोमन सारे कंफ्यूज हो गए। अब रोमन के ऊपर एक और ट्राइब जो है वो हमला कर रहा था। वो ट्राइब इतना खतरनाक था कि उनसे बचना रोमन बेचारों को अपनी सल्तनत बचाने के लिए बड़ा मसले मसाइल। उसका नाम था विसिगोथ। लिख लें इसका, VISIGOT। साथ लिखती जाएं पॉइंट, ये बुक्स में चीज़ें अक्सर नहीं लिखी होती। विसिगोथ। अब विसिगोथ जो हैं ये रोमन को पड़ गए। रोमन के ऊपर इतने हमले होने लगे, ये बड़े जंगजू और बर्बैरिक थे, ये उनके सर काट देते। रोमन जो है इनसे तंग आ गए। रोमन के ऊपर इधर से हमले हो रहे हैं, इधर से पिक्ट्स और स्कॉट जो हैं, ये दो ट्राइब्स थे जो किससे आए थे, आयरलैंड और ये नॉर्थ एरिया से कहीं आए थे। अब ये जो धड़ाधड़ हमले इधर से कर रहे हैं, अब इधर से बेचारे रोमन अपने आप को बचा रहे हैं, इधर भी हमले हो रहे हैं। वो इनको कहते हैं, इनको पता था कि कैल्टिक और गैलिक जो हैं सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इन्हें कहते हैं भाई आप अपनी हुकूमत संभालो, हम अपने कंट्री को बचाने जा रहे हैं। रोमन को अपने कंट्री की पड़ गई, रोमन पीछे चले गए और छोड़ गए कैल्टिक और गैलिक को किनके सारे पर, पिक्ट्स और स्कॉटलैंड के साथ लड़ने के लिए, और बेचारे ये उनके साथ नहीं लड़ सके। अब बात सुन ले, रोमन जो हैं एक साइड पे उन पे विसिगोथ एक बर्बैरिक और बड़ा जालिम कबीला है जो उन पे ऊपर हमला कर रहा है, और उधर से इंग्लैंड जो है ब्रिथोन जो हैं जिनमें गैलिक और कैल्टिक हैं। ब्रिथोन जब भी बोलूँगा तो इसका मतलब है कैल्टिक और गैलिक। अब गैलिक और कहाँ लड़ने वाले हैं? अब इनके ऊपर पिक्ट्स हमला कर रहे हैं और स्कॉटिश हमला कर रहे हैं। स्कॉट, ये दो ट्राइब्स, ये धड़ाधड़ हमले किए जा रहे हैं। रोमन ने अपनी सल्तनत बचानी थी क्योंकि उनके ऊपर विसिगोथ हमला कर रहे हैं। विसिगोथ नामी ट्राइब जो है ये बड़ा जालिम है और ब्रूटल है, और इनके सर काट रहा है, मार रहा है, इनके ऊपर धड़ाधड़ हमले। इन्होंने इंग्लैंड को वैसे ही छोड़ा और ये वापस चले गए अपने कंट्री में। अब ये इनके रहमो करम पर छोड़ गए पिक्ट और स्कॉट पे। इन्होंने कहा कि अब हमारी जान तो ऐसे बचेगी नहीं। इन्होंने 3 कबाइल जो हैं, जो जर्मैनिक ट्राइब हैं,
वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट, मैं आपको ज़रा बता दूं कि ये 45 मिनट हमें 45 मिनट के बाद बंद हो जाता है, तो उसके बाद फिर न्यू लिंक लेना पड़ता है, यानी जूम के ऊपर। तो आपने परेशान नहीं होना, 45 मिनट के बाद एक न्यू लिंक आता है, इसी तरह आपको आ जाया करेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं अब जो वहाँ से स्टोरी मैंने आपको बताई थी वो सारी बता लूँ, उसके बाद मैं आपको ये चीज़ें दिखाऊंगा और साथ साथ आपको समझ आती जाएगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे बात ख़त्म की थी हमने कि अब रोमन जो हैं, रोमन को के ऊपर विसिगोथ हमला कर रहे हैं। ट्राइब, ये ट्राइब याद रखिएगा, ये ट्राइब उसने पूछने आपसे। रोमन के ऊपर कौन हमला कर रहे हैं? विसिगोथ। यानी वो कौन सा ट्राइब था, वो कौन सा ट्राइब था जो रोमन के ऊपर हमला कर रहा था? तो रोमन इंग्लैंड छोड़कर भाग गए, विसिगोथ। ठीक है, वहाँ चूंकि बच्चों ने ये पढ़ा नहीं होता तो वो उनको फिर आता नहीं। ये रोमन है और ये क्या है? ब्रिथोन है। ब्रिथोन का मैंने बताया कि केल्टिक और गैलिक दो ट्राइब थे। अब केल्टिक और गैलिक जो हैं ये तो बेचारे उनके साथ लड़ नहीं सकते, पिक्ट्स और स्कॉटिश के साथ। ये दो जो स्कॉटिश जो ट्राइब हैं और पिक्ट, ये दोनों हमला धड़ाधड़ कर रहे हैं, ये इस पर कब्जा करना चाहते हैं। ये बेचारे कंफ्यूज थे ब्रिथोन, तो इन्होंने किसको बुला लिया? एंग्लो सैक्सन को। उसी से नाम पड़ा फिर, क्योंकि ये बड़ा डोमिनेंट और पावरफुल ट्राइब था, इसका नाम था एंग्लो। इससे बड़ा इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड नाम किससे बना? एंग्लो सैक्सन से। एंग्लो सैक्सन और जूट नाम लिख लें। मैं थोड़ा सा लिखते हुए मुझे मसला बन रहा है, बहरहाल मैं लिखता जाता हूँ, आपको पता चल रहा होगा। सैक्सन के स्पेलिंग होते हैं SAX। ठीक है, ये सैक्सन, एंग्लो सैक्सन, जूट, इनको ओवरऑल कहा जाता है जर्मैनिक ट्राइब। लिख लें, ओवरऑल इनको क्या कहा जाता है? जर्मैनिक, GERMANIC, जर्मैनिक ट्राइब्स। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ रही है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ ले। इनको कहा जाता था ओवरऑल जर्मैनिक ट्राइब थे। ये कोई साहलों के इलाकों से आए थे, रूस और जर्मनी के साहलों से इस तरह वहाँ बैठे हुए थे डिफरेंट ट्राइब्स। इनका आपस में बड़ा मतलब ओवरऑल ये जर्मैनिक ट्राइब से, ये कोई जर्मन और इस तरह की डिफरेंट वेरियस डायलैक्ट बोलते थे। उसके अंदर था एंग्लो सैक्सन, एक ओवरऑल पावरफुल कबीला। उसने इंग्लैंड के अंदर बड़ा डोमिनेट किया उसने अच्छी तरह, और उसका नाम पड़ गया उससे इंग्लैंड। ठीक है, अब ये बड़े शरारती लोग थे, ये बड़े यानी फाइटर किस्म के लोग थे। ये आए, ये क्या, बहरी बेड़ों पर, इस तरह की शिप्स पर बैठकर ये आए और अपनी बोट्स लेकर, और ये साहलों से उठकर आए ब्रिटेन का कि हम आपका साथ देंगे। इन्होंने उनको भी मार मार के भगा दिया, और पिक्ट और स्कॉटिश उन सभी को मार मार के भगा दिया, और इन्होंने रिप्लेस कर लिया रोमन, पिक्ट, स्कॉट और ब्रिटेन को इन्होंने भगा दिया यहाँ से। केल्टिक पहले डरे हुए थे, केल्टिक्स को भी इन्होंने मारा, ये भी बेचारे दौड़ के कहीं साहलों पे बैठ गए। और दूसरे गैलिक जो हैं ये भी यहाँ से चले गए, और पिक्ट और स्कॉट को भी इन्होंने हरा दिया, और रोमन जो थे वो पहले ही डर कर चले गए थे। ओवरऑल कब्जा कर लिया एंग्लो सैक्सन ने। अब हो गया एंग्लो सैक्सन का दौर शुरू। ठीक है, अब मैं आगे चीज़ें बताता जाऊँगा, अब आपको समझ आएंगी। हाँ जी, इसको ज़रा देखें कि इंग्लैंड इन्वेडेड द रोमन। रोमन ने कब? 55 BC बिफोर क्राइस्ट। मैंने बना के टाइम लाइन दिखाई आपको। व्हेन डिड द रोमन इन्वेड द ब्रिटेन? 55 BC और 55 ईयर बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न। द रोमन जनरल एम्परर जूलियस सीजर इन्वेडेड द ब्रिटेन। ही टुक विद हिम 2 रोमन लीजियंस। ठीक है, आफ्टर विनिंग द सेवरल बैटल अगेंस्ट द केल्टिक ट्राइब एंड ब्रिथोन्स, द साउथ ईस्ट इंग्लैंड रिटर्न टू द फ्रांस। ये आया जूलियस सीजर, इसने हमला किया और अल्टीमेटली इसने केल्टिक और गैलिक को जीत लिया, और ये वहाँ पे काबिज हो गया। अब ये एक टाइमलाइन है आपके सामने, अगर आपको समझ ना आए तो मैं फिर आपको कहता हूँ कि ये जो है ये मैंने बनाया हुआ है। सीस का मतलब होता है केल्टिक, ठीक है, केल्ट्स, और इसका मतलब आर से रोमन, और ये क्या है? एंग्लो सैक्सन। और ये विकिंग कबीला है जो बड़ा जालिम कबीला था जो हमला कर रहा था। ठीक है, उसके बाद ये
नॉर्मन्स। नॉर्मन जो एज है वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। कल मैं थोड़ी सी डिस्कस करूँगा, कल मैं एपिक पोएम एक डिस्कस करूँगा और लिटरेचर एंग्लो सैक्सन का साथ इन डिटेल। रोमन कन्क्वेस्ट 55 बीसी में रोमन ने कन्क्वेस्ट किया और ये कब तक रही 407 एडी तक, आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। यानी 55 बीसी में आए और 40 तकरीबन कोई यानी 407 आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट तक ये रोमन कन्क्वेस्ट जो है ये यहाँ पे रहे हैं। ठीक है, एंग्लो सैक्सन इन्वेजन होती है 407 में, यानी ये जाएंगे तो इसके बाद क्या इनको रिप्लेस किसने किया? एंग्लो सैक्सन ने। एंग्लो सैक्सन का मैंने बताया कि 3 कबीले थे। एक कबीले का नाम था एंग्लो और ये जर्मनी और रशिया के साहलों पर बैठे हुए थे। इनको उन्होंने इनवाइट किया कि इन्होंने कैल्टिक नहीं बुलाया था, एंग्लो सैक्सन और जूट्स। जूट्स का इतना जिक्र नहीं आता, ये दोनों जो हैं बड़े प्रोमिनेंट रहे हैं और इनमें एंग्लो नॉर्मल, उसी से इंग्लैंड का नाम पड़ा। एंग्लो सैक्सन इन्वेजन, इन्होंने इन्वेड किया इंग्लैंड को, ये भी इन्वेडर ही थे। इन्होंने इनको रिप्लेस कर लिया रोमन को, और ये थोड़े से बड़े सख्त लोग थे और इन्होंने इसको इन्वेड कर लिया। इन्होंने पिक्ट्स और स्कॉट को भी मार मार के इन्होंने भगा दिया। पिक्ट और स्कॉट जो हैं जो हमला कर रहे थे ये भी इन्वेडर थे, तो इनके इन्वेडर को ही बुला लिया। इन इन्वेडर्स ने क्या किया, उनके जो कैल्टिक गैलिक उनको भी भगा दिया, रोमन को भी भगा दिया और पिक्ट्स और स्कॉट जो हमला कर रहे थे उनको भी। अब विकिंग इन्वेजन जो है ये स्टार्ट होती है किन के ऊपर? ये 780 यानी ये इनके ऊपर हमला शुरू कर देते हैं, एंग्लो सैक्सन के ऊपर। विकिंग, इनको विकिंग ट्राइब कहा जाता है, ये भी बड़ा जालिम था। 787 तक, यानी उसके बाद ये इस तरह 407 से 787 तक जब एंग्लो सैक्सन आए तो एंग्लो सैक्सन ने क्या किया, इन्होंने ये क्या थे, वॉरियर थे, तो इन्होंने क्या किया, अब पोइट्री के अंदर क्या शामिल की, हीरोइज्म जो है वो लेकर आए अब। ठीक है, फाइटिंग लेकर आए और उस तरह की नज़में जो हैं, पोएम्स किस तरह की इनमें लिखी जाती, पोएम इनकी लिखी जाती किसमें, अपने गॉड्स के बारे में। ठीक है, एप्रिसिएशन, अपने हीरो की एप्रिसिएशन में, अपने कंट्री के, अपने ट्राइब्स के, उनके हीरोज़ की, उनके लिए वो गा कर पढ़ते, और ये चीज़ें उस वक्त इसमें आई। कोई रिलीजियस पोइट्री है, कोई हीरोइज़म से रिलेटेड है, ठीक है, कोई एपिक है और वो भी उनके जंगजुओं से रिलेटेड है। अब विकिंग इन्वेजन जो है 787 में ये स्टार्ट हुई आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, और ये 106 तक ये ख़त्म होती है। ठीक है, 1066 में क्या आ जाते हैं, नॉर्मन्स। नॉर्मन जो है उनमें जो उनका किंग है नॉर्मन का, विलियम द कनकरर उसे कहा जाता है। उसकी हैरोल्ड जो है, जो लास्ट एंग्लो सैक्सन का हैरोल्ड नामी, ये नाम याद रखिएगा, हैरोल्ड एक लास्ट एंग्लो सैक्सन का किंग है जिसका मुकाबला होता है विलियम द कनकरर के साथ, जो कि फ्रेंच बोलता था। ठीक है, वो अपनी फ्रेंच फिर लैंग्वेज आ गया। इस तरह लैटन, ग्रीक, ये सुनते जाएं, ये जो लैंग्वेज बड़ी रिस्पेक्टेड थी, एक लैटन, एक जर्मन, ठीक है, एक फ्रेंच। ये जो एरिस्टोक्रेटिक बड़े बड़े जो होते थे लोग ये बोलते थे, बाकी आम लोग जो थे वो ओल्ड इंग्लिश ही बोल रही थी। ठीक है, इसको रिप्लेस फिर एंग्लो सैक्सन को अल्टीमेटली रिप्लेस कौन करता है, नॉर्मन किंग विलियम द कनकरर। 1066 तक इनका रूज रहता है। 1066 में ये हार जाता है हैरोल्ड, जो लास्ट एंग्लो सैक्सन किंग होता है, और उसके बाद जो खात्मा होता है एंग्लो सैक्सन एज का और नॉर्मन एज आ जाती है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं आगे मैं आपको वो बताता हूँ, उनको भी देख लें। अच्छा, ये कैल्टिक हैं, एंगल्स हैं, सैक्सन है, जूट्स हैं। मैंने बताया कि जूट का इतना जिक्र नहीं है ज़्यादा, क्या इनमें ज़्यादा एंग्लो सैक्सन, और एंग्लो सैक्सन के नाम से ही इनका नाम पड़ता है इंग्लैंड। तो पहले जो नाम था वो क्या चल रहा था, ब्रिथोन। ठीक है, ब्रिटोन भी कहते हैं कैल्टिक, और गैलिक और कैल्टिक को ब्रिथोन भी कहते हैं। आगे देखते थे एंग्लो सैक्सन विट्सिथ, वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग, ये उसका वर्क है, विट्सिथ वन ऑफ द अर्लियर सर्वाइविंग एंग्लो सैक्सन पोएम है। इट इज़ ऑटोबायोग्राफिक ऑफ अ स्कॉप एंड इट टेल्स अबाउट द जर्मैनिक वर्ल्ड। अब एंग्लो सैक्सन एक जर्मैनिक ओवरऑल ट्राइब था, इसको कहते हैं ओवरऑल। ये सारे जो ट्राइब्स हैं इनके डिफरेंट नाम हैं, है एक ही चीज़, और इनको कहते हैं जर्मैनिक, याद रखिएगा ना, ये मैंने आपको पहले ही बताया।
ये जर्मैनिक ट्राइब्स थे, ये सालों पर बैठे हुए थे, बड़े फाइटर थे, जंगजू थे, इनको बुलाया था कैल्टिक और गैलिक ने, लेकिन ये उनको ही रिप्लेस कर लेते हैं और दूसरों को सबको मार मार के भगा देते हैं। और ये क्या हीरोइज्म, पोइट्री और उसके बाद ऑटोबायोग्राफी, अपने हीरो, किंग और क्वींस और उस तरह के जो उनके प्रोमिनेंट लोग होते हैं हीरो, उनके बारे में ही ये पोइट्री लिखते, गा गा के पढ़ते, वारियर थे और इनका कल्चर भी वारियर से रिलेटेड था। और इनकी औरतें जो हैं वो घर के काम करती हैं, मर्द जो हैं वो फाइटिंग करते हैं, लड़ते हैं, कब्जे करते हैं, लूट मार करते हैं, ये इनके काम थे। इनकी जो प्रोमिनेंट वर्क है इनका वो है बेओवल्फ। बेओवल्फ जो है उसका ज़रा थोड़ा सा लिख लें, ये 3000, अक्सर पूछ लेते हैं कि कितनी लाइन है बेओवल्फ की। तो बेओवल्फ जो पोएम लिखी गई है इसकी टोटल लाइन है 3182। ठीक है, ये लंबी पोएम है और इसके बारे में आपको कल मैं डिटेल से बताऊंगा। इसके अंदर एक हीरो होता है बेओवल्फ। बेओवल्फ का जो राइटर है वो अननोन है, कोई पता नहीं वो कौन राइटर है। ठीक है, बेओवल्फ के अंदर एक ग्रैंडल है और फिर एक ग्रैंडल जो एक मॉन्स्टर है वो पहले उससे लड़ता है, फिर एक उसकी मदर होती है मॉन्स्टर, फिर वो उससे लड़ता है, वो दोनों से लड़ता है, उनको कत्ल करता है और अल्टीमेटली वो बादशाह को निजात दिलाता है जिनके वो सोल्जर खा रहा होता है, यानी मॉन्स्टर। अब बेओवल्फ की स्टोरी है, इंशाल्लाह ये कल हम डिस्कस करेंगे डिटेल। और एंगल्स और सैक्सन और ज्यूट्स जो हैं ये क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट इनकी पोएम है और इसको कहते हैं एंग्लो सैक्सन की सबसे प्रोमिनेंट पोएम और 3182 लाइन के ऊपर मौजूद है। अगर पूछ ले तो आपने बताना है 3182 टोटल लाइन है, लंबी पोएम है, राउंड अबाउट 4000। ठीक है जी। एंग्लो सैक्सन्स इनका जो वर्क है ये थोड़ा सा वर्क है, एग्जिटर बुक है इसकी और जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट है और वर्शिली बुक है और उसके बाद नोवेल कॉडेक्स भी कहते हैं। नोवेल कॉडेक्स किसको कहते हैं ये नाम लिख लें, इसको बेओवल्फ को ही कहते हैं। ठीक है, बेओवल्फ का जो दूसरा नाम है उसको कहते हैं नोवेल कॉडेक्स, एंग्लो सैक्सन। तो कैडमैन और साइनवुल्फ जो है इनके मेन राइटर हैं। अगर आपसे पूछें कि सबसे पहला जो राइटर था उसका नाम था बीड, लेकिन बीड जो था वो किस में लिख रहा था, वो लैटिन लैंग्वेज में लिख रहा था। मैंने बताया कि लैटिन, फ्रेंच, ये दो लैंग्वेज, लैटिन, ग्रीक और फ्रेंच जो हैं ये अरिस्टोक्रेटिक बड़े लोगों की ज़बान थी। तो राइटर ज़्यादा क्या बनते, वो भी उनको ही फॉलो करते, तो वो लैटिन में लिख रहा था ब्रीड। लेकिन कैडमैन वो बंदा था, वो पोएट था जिसने पहली दफ़ा ओल्ड इंग्लिश में उसने कहा कि अब सारे तो चले गए हैं, हमारा अपना दौर है तो हम क्यों ना ओल्ड इंग्लिश में, इसने ओल्ड इंग्लिश में लिखा था। कैडमैन के साथ इसके कुछ फॉलोअर थे, उन्होंने भी इसको फॉलो किया और बहुत सारी बुक्स जो हैं, इसने एक बुक लिखी थी CHARMS, चार्म्स के अंदर कलेक्शन ऑफ पोइट्री थी और बहुत सारी पोइट्री थी, उसमें उसने अपने हीरोज़, राइटर, लोगों और अपने कल्चर को रिफ्लेक्ट किया था। ठीक है, कलेक्शन ऑफ बुक थी। तो अगर पूछ ले हु इज़ द राइटर ऑफ द चार्म्स, कलेक्शन ऑफ द बुक्स, कलेक्शन ऑफ द पोइम्स, तो आप बताएंगे कैडमैन। कैडमैन जो है ये प्योर इंग्लिश का राइटर था। प्योर इंग्लिश राइटिंग किसने की थी, इसने, कैडमैन ने। लेकिन जो इनका ओल्ड एंग्लो सैक्सन का जो पहला राइटर है उसका नाम बीड ही है, लेकिन जिसने प्योर इंग्लिश में लिखा था वो कैडमैन है। साइनवुल्फ, ये दोनों राइटर हैं। तो बेओवल्फ लॉन्गेस्ट पोएम है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 3182 लाइन है। कैडमैन और साइनवुल्फ, बीड, एल्फ्रेड द ग्रेट। एल्फ्रेड द ग्रेट जो है ये किंग था और ये चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर लिखा जाए और बच्चों को लिटरेचर जो है वो पढ़ाया जाए और इंग्लिश के अंदर ही पढ़ाया जाए। एंगल्स, सैक्सन, ज्यूट्स, इनसे रिलेटेड था। नाम था उसका क्या, एल्फ्रेड द ग्रेट। एल्फ्रेड द ग्रेट ने बड़ी कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर बच्चों को भी किस में पढ़ाया जाए, ओल्ड इंग्लिश में पढ़ाया जाए, ताकि इन्फ्लुएंस जो है वो लैंग्वेज का ख़त्म हो दूसरी लैंग्वेज का। हीरोइक पोएम, ये पोएम्स वो इस तरह की पोएम लिखते थे, हीरोइक पोएम लिखते, रिलीजियस पोएम लिखते, पर्सनल पोएम लिखते, चूँकि क्रिश्चियनिटी भी वहाँ पे आ चुकी थी। सबसे पहले देखें यहाँ पे आई है लैटिन। ठीक है, जब लैटिन ग्रीक आई है तो रोमन्स जो थे सबसे पहले इन्फ्लुएंस हुए थे क्रिश्चियनिटी से। ठीक है, और जब लैटिन यहाँ पे लैटिन ग्रीक आई तो चूंकि वो बाइबल थी तो उनका मकसद था रोमन्स का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्रिश्चियन बनाएं, तो उन्होंने क्रिश्चियन बनाया। इसीलिए आज भी देखें वो मैरी के मुजस्मे, ठीक है, क्राइस्ट के मुजस्मे, तो ये रोमन जो है मुजस्मों के बड़े बहुत सारे लिटरेचर जो है इन्होंने खुद अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर शामिल किया। आपको पता होगा रोमन कैथोलिक बड़ा मशहूर इनका सेक्ट है। तो रोमन कैथोलिक जो है मज़हब सबसे पहले वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ इंग्लैंड के अंदर और आज भी इंग्लैंड के अंदर बहुत ज़्यादा लोग हैं रोमन कैथोलिक।
अब ये किस तरह की पोइट्री लिखते थे? हीरोइक पोएम, रिलीजियस पोएम, पर्सनल पोएम, लव पोएम, क्रॉनिकल पोएम्स, सरमन्स, रिडल्स, रिडल बुझारतें वगैरह। जैसे उसने कहा था वो कौन सी चीज़ है कि जो पहले क्या 3 पाँव पे चलती है, पहले 4 पाँव पे चलती है, फिर वो 2 पे हो जाती है, अल्टीमेटली 3 पे हो जाती है। वो स्फिंक्स ने पूछा था ना एडिपस से। तो इस तरह की रिडल में वो बातें करते, सरमन देते, क्रॉनिकल रिलीजियस पोएम लिखते, मज़हब से रिलेटेड, जो क्रिश्चियनिटी मज़हब वहाँ पे आ चुका था, अपने गॉड्स के रिलेटेड लिखते। तो ये चीज़ें उस वक्त आम थी, ये बात याद रखें। हीरोइक पोएम अपने हीरो से, रिलीजियस मज़हब से रिलेटेड, पर्सनल अपने हीरो जो पर्सनल उस राइटर की अपनी लव पोएम प्यार से रिलेटेड, क्रॉनिकल हिस्ट्री से रिलेटेड, सरमन्स जो वाज वगैरह होते हैं, रिडल्स, ये चीज़ें उस वक्त आम थी। अब लैटिन के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस है ये मैं आपको बता दूं। 29% जो है इंग्लिश के अंदर लैटिन मौजूद है। क्यों मौजूद है भाई? सबसे पहला हमला तो रोमन्स ने किया था, ठीक है। 29% इंग्लिश के अंदर फ्रेंच है, लैटिन है। उसके बाद 29% फ्रेंच है, क्योंकि फ्रेंच भी आए थे, नॉर्मन भी, उन्होंने भी हमला किया। जर्मैनिक जो है वो क्या 26% है, ठीक है। इसी तरह नेम्स 4%, और उसके बाद अदर जो लैंग्वेज हैं उनका 6%। ग्रीक जो है, ग्रीक लैंग्वेज भी है, 6% इसके अंदर ग्रीक मिलेगी। तो ये सारी रिसर्च जो है, ये रिसर्च मैंने पढ़ी हुई है खुद भी, ये देखी है, रिसर्च हुई है, और इसमें ये साबित हुआ कि 29% लैटिन है, 20 ये फ्रेंच और लैटिन जो है इनका बड़ा अच्छा खासा रोल रहा है जर्मनी का। तो 26, 29 और 29 ये एक ही इक्वल रेशो में आपको मिलती है। हाँ जी। उसके बाद जब नॉर्मन्स, जब एंग्लो सैक्सन यहाँ पे आए तो उन्होंने इस जो इंग्लैंड का आइलैंड है या इंग्लैंड की जो ज़मीन है उसको उन्होंने डिवाइड कर लिया। उन्होंने उसको नॉर्थ एम्ब्रिया बना लिया, एक इलाके को। एक का नाम मर्शिया रख लिया, ठीक है। एक का नाम ईस्ट एंग्लिया रख लिया। उसके बाद वेसिक्स जो है बड़ा प्रोमिनेंट और डोमिनेंट इलाका था इनका, एंग्लो सैक्सन का, ठीक है। वेसिक्स, कैंट, ये आज भी इलाकों के नाम, नॉर्थम्ब्रिया, मर्शिया, ईस्ट एंग्लिया, वेसेक्स, कैंट, ये सारे नाम याद कर लें, बल्कि इसका स्नैपशॉट ले लें। अगर वो पूछ लें कि कितने, इसको क्या कहते हैं, हेप्टार्ची इसको कहते हैं। 5 किंगडम में इसको उन्होंने डिवाइड किया था, इसको कहते हैं हेप्टार्की में उन्होंने इसको डिवाइड कर लिया। ये 5 जो हैं इसकी स्टेट बना ली, और उसके बाद रूल करना शुरू कर दिया। एंग्लो सैक्सन जब यहाँ पे आए उन्होंने भगा दिया कैल्टिक को भगा के वो खुद रूल करने लग गए, ठीक है। अब ये जो इनके ऊपर हमला कर रहे थे उनका नाम था विकिंग। एंग्लो सैक्सन के ऊपर ओवरऑल ये कबीला था। ये 787 एडी में से लेकर 1066 तक ये हमले करता रहा, और फिर अल्टीमेटली उन्होंने फिर डिवाइड कर लिया, कुछ हिस्सा खुद ले लिया एंग्लो सैक्सन ने, कुछ ये काबज़ हो गए। अब ये बड़े जालिम किस्म के लोग थे, इनके पास कल्हाड़ी होती है जिसको पकड़ते उसे उल्टा लटा लेते, उसकी जो पसलियाँ हैं उसको काटते। बड़े ब्रूटल किस्म के लोग थे। नाम था विकिंग कबीला। विकिंग जो है इन्होंने बड़ा जुल्म किया, और इनसे जो रोमन जो दूसरे थे एंग्लो सैक्सन, वो भी इनसे खौफ खाते, और ये काबिज भी हो गए। उसके बाद एग्जिटर जो बुक है, ये 10th सेंचुरी में जो आई है, इसमें था वेंडरर, इस कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी। इसके अंदर सी फेरर है इसके अंदर, ठीक है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा। द वाइफ लेमेंट्स है इसके अंदर, है हस्बैंड्स मैसेज है इसके अंदर, द रूवन है, 95 रिडल्स हैं, ये मौजूद है। ये किसके कलेक्शन में है, इसका स्नैपशॉट भी ले लें। एग्जिटर बुक जो है इसके अंदर लें जी। मैं आपको एक असाइनमेंट जो है वो भी सेंड कर दूंगा, उसको भी आपने देखना है। एंड टुमारो इंशाल्लाह विल स्टडी अबाउट बेओवुल्फ, एंड वी ट्राई टू डिस्कस रिलेटेड टू एग्जिटर